नमस्कार दोस्तों बिहार में महागठबंधन की हार के बाद खबर आ रही है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपी जा सकती है। इसकी मांग तेज हो गई है क्योंकि ममता बनर्जी ही ऐसी नेता है जो भाजपा को औंधे मुंह गिराती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य जहां भाजपा की दाल नहीं गल पाती है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपी जाएगी तो क्या भाजपा के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे? इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, कहा जा रहा है, बहुत से लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी ऐसी नेता है जो अगर भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई यानी पूरी तरह से आ गई तो भाजपा के गले का फांस बन सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बंगाल में तो उन्होंने करके दिखाया है ना। क्योंकि देखिए होता क्या है, चुनावी तौर पर आप जीतते नहीं हैं तब तक आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ती। अब राहुल गांधी वोट चोरी के जितने भी आरोप लगाते रहे, अगर वो चुनाव में जीतेंगे नहीं, उनकी पार्टी ज्यादा सीटें नहीं लाएगी, तब तक उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जनता के बीच लगेगा नहीं। जनता भले ही उनके बातों पर विश्वास करे। अब वोट चोरी ऐसा मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हर बार जो है कांग्रेस पार्टी को हराए दे रही, या फिर कितनी भी लहर तेजस्वी यादव की बिहार में रही उनको हराए दे रही, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, माहौल भी बनता है। लेकिन वो जब तक वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको सीटें नहीं मिलेंगी, तब तक कोई कैसे मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो खड़े होंगे। और देखिए, ममता बनर्जी आज से नहीं कह रही हैं कि उनको नेतृत्व दे दिया जाए। 2024 के जो लोकसभा के चुनाव थे, उससे भी पहले 2019 के लोकसभा चुनाव थे, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मांग उठाई जा रही थी कि ममता बनर्जी को कमान दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि 2011 के बाद आप देखेंगे 6 बड़े चुनाव लड़े गए, जिसमें 3 लोकसभा के चुनाव और 3 बंगाल के विधानसभा के चुनाव। बाकी चुनाव छोड़ दीजिए, जो छुटपुट जो उपचुनाव हुए उनको छोड़ दीजिए। उन चुनावों में ममता बनर्जी ने अपना दबदबा कायम रखा है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी जितनी भारी पड़ी है, उतना कोई भी छत्रक या फिर कोई और दल नहीं पड़ा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में जहां सिकुड़ती चली गई है, तो वही ममता बनर्जी ने अपना दबदबा कम से कम अपने इलाके में तो बनाकर रखा है। आप बिहार चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, या फिर किसी और राज्य में चले जाइए, वहां पर कांग्रेस पार्टी या फिर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने हार मान ली, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी है। देखिए, 2011 के बाद से जितने भी चुनाव हुए उनके नतीजे मैं आपको भी दिखाता हूं, दर्शकों को भी दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी किस तरह से हावी रही है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए शिवानी, सबसे पहले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। 2014 के चुनाव की बात करते हैं। 34 सीटें टीएमसी जीत कर आती है, 39% जो है वोट शेयर उसके हाथ में रहता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत कर आती है। सोचिए, उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर थी। आप समझ रही हैं, मोदी जी की लहर पूरे देश में थी, लेकिन बंगाल में वो लहर दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीत कर आती है, 9.3% वोट शेयर उसका रहता है। इसके अलावा 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, तब तो और ज्यादा प्रचंड लहर थी। आपने देखा कि ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और उसका कुछ असर बंगाल में भी देखने को मिला। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत कर आती, जबकि टीएमसी को देखेंगे तब भी उसका दबदबा कम से कम कायम था। आप वोट शेयर के लिहाज से देखिएगा तो 43.3% वोट शेयर, यानी कि 14 से ज्यादा वोट शेयर टीएमसी ने हासिल किया 19 के इलेक्शन में, और 22 सीटें वो जीत कर आती हैं। हालांकि सीटों के मामले में थोड़ी कम हो जाती हैं। कहा यह जा रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी सेंधमारी कर दी है 2019 के इलेक्शन में, जहां पर कोई पहले तक नहीं हुई थी, 2014 में भी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो फिर से वही स्थिति हो गई। 29 सीटें जीतकर टीएमसी आती है, और वोट शेयर और बढ़ जाता है, 46% वोट शेयर पहुंच जाता है ममता बनर्जी का, और 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सीटें भी कम होती हैं, और वोट शेयर भी 38.3% रहता है। ये तो लोकसभा चुनाव की बात है। लोकसभा चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका करिश्मा, चाणक्य, अमित शाह की पूरी रणनीति, सोचिए उसमें भारतीय जनता पार्टी मात खा रही है। किससे? सिर्फ ममता बनर्जी से। और देश के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह की टक्कर दे पा रहा हो। छत्रप, सोचिए, एक नेशनल पार्टी और एक जो है क्षेत्रीय दल, समझ रही है, और दोनों के बीच में टक्कर हो रही है, और क्षेत्रीय दल भारी पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पे। ये भारतीय इतिहास में भारत के जो राजनीतिक जब पन्ने पलटे जाएंगे, पीछे देखा जाएगा, तो ममता बनर्जी ही ऐसी नेता निकलेंगी। अब आइए विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में आप जानती हैं, जिसका कब्जा होता है, जो पार्टी पहले से सत्तारूढ़ होती है, उसका दबदबा कायम रहता है। अब जब मोदी जी अपने चेहरे पर, अपने करिश्मा पर लोकसभा चुनाव नहीं वहां पर अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, अच्छे से नहीं जीत पाए, सेंधमारी नहीं कर पाए, तो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसके तो क्या ही बात कीजिए। 2011 से शुरू करते हैं। 2011 में जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया था उसके नतीजे देखिए। 184 सीटें जीतकर आती है टीएमसी, 38.9% वोट शेयर इनका रहता है। बीजेपी यहां पर एक भी सीट नहीं जीतती है।
ये वो चुनाव था जब जो लेफ्ट पार्टीज थी उससे सत्ता छीनी ममता बनर्जी ने, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया सबका, और ममता बनर्जी अपने दम पर सत्ता में आई बंगाल के अंदर। उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव हो जाता है, और लोकसभा चुनाव के 2 साल के बाद में 2016 में विधानसभा का फिर से चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कुछ खास तो किया नहीं था, मैंने जैसे आपको दिखाया पहले आंकड़े कि 2 सीटें वो जीत कर आई थी लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में 2016 में क्या होता है, 211 सीटें ममता बनर्जी अपने दम पर 211 सीटें, ज्यादा सीटें जीत कर आती हैं 2011 की अपेक्षा, और उनका वोट शेयर भी यहां पर बढ़ता है, 44.9% हो जाता है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रहती है, 10% के आसपास जो है उनका वोट शेयर रहता है। अब बात कीजिए 2021 की। 2019 के मैंने आंकड़े आपको पहले दिखाए थे लोकसभा चुनाव के, तो उसमें क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाई थी, अपने आप को थोड़ा मजबूत किया था, उनकी सीटें बढ़ी थी, परसेंटेज बढ़ा था उनका। 2019 की मैं बात कर रहा हूं, जब पूरे देश में एक और बड़ी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से आ रही थी। उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे 2021 में, तो 213 सीटें बंगाल में ममता बनर्जी जीत के आती हैं, पिछली बार की अपेक्षा 2 सीटें ज्यादा जीतती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें जीत कर आती है। सोचिए 3 से 77, 38.1% वोट शेयर 2021 में रहता है भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव में भी क्योंकि 19 में जिस तरह से बढ़त मिली थी, उसको और भी विधानसभा में बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी पैठ को बढ़ाया, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसने फिर से बता दिया कि ममता बनर्जी का अपने इलाके में बहुत ज्यादा भौकाल है, ममता बनर्जी अपने इलाके में किसी और को सेंधमारी नहीं करने देंगी। और अब जब ये सवाल उठ रहे हैं बिहार चुनाव के बाद कि ममता बनर्जी को कमान दे देनी चाहिए, तो मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट करने में कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया, वो डबल हो गई, 99 सीटें जीत कर आई, 52 के करीब जो है उनकी 2019 में सीटें थी। कहा गया कि राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया। देखिए जब क्रेडिट लेना होता है तो राहुल गांधी सबसे आगे आ जाते हैं, और जब डिस्क्रेडिट लेना होता है, मतलब कि आप हार गए हैं, इसका ठीकरा आप किस पर फोड़ेंगे, तो राहुल गांधी सामने नहीं आते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करती हुई दिखाई देती है। देखिए आपको क्रेडिट लेना है तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा, और जहां पर कमियां हैं उनको दूर भी करनी पड़ेगी। देखिए लोकतंत्र में होता क्या है, जितना सत्ता पक्ष का योगदान होता है उतना उससे ज्यादा मैं कहूंगा विपक्ष का योगदान होता है, क्योंकि एक प्रेशर वाली पॉलिटिक्स होती है कि सत्ता सही ढंग से सही राह पर चले, नहीं तो वो डिरेल हो जाएगी, अपनी मनमर्जी करेगी, तानाशाही पर उतर आएगी। तो 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, उनकी सीटें कम हुई, 240 सीटें आ गई, वो 400 पार कह रहे थे, तो एक उम्मीद जगी कि हाँ कांग्रेस पार्टी फिर से जिंदा हो रही है। लेकिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा कमाल किया, है ना। अखिलेश यादव 37-38 सीटें जीत कर आते हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश के अंदर बन जाती है, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी यहाँ पर हाफ हो जाती है। तो लगता है कि हाँ विपक्ष जो है उसकी भूमिका आगे बढ़ रही है, थोड़ा जो है मजबूत हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर पाई, ये नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया, इसके पीछे भी रीजन है। देखिए चुनाव मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लोगों का विश्वास भी आपके प्रति बढ़ता है ना। ये नहीं होता है कि आपने मुद्दे उठा दिए और बात खत्म। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने कई इलेक्शंस लड़े, है ना। उन इलेक्शंस में क्या आप जीत पाए? आप हरियाणा का उठाकर देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का उठाकर देख लीजिए, आप दिल्ली के नतीजे उठाकर देख लीजिए, आप जो है अब बिहार के नतीजे उठाकर देख लीजिए। तो हर जगह पर कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? कांग्रेस पार्टी के नेता आते कहते नहीं वोट चोरी हो गई। अब वोट चोरी अगर हो गई है तो आम आदमी तो लड़ने जाएगा नहीं। इंस्टीट्यूशंस को अगर कब्जा कर लिया गया, आपके टाइम पर भी तो यही कहा जाता था कि सीबीआई और ईडी जो है वो एक बंद पिंजड़े में तोता है। इस टाइम पे भी आप यही आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों से क्या होगा? अब दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार कभी भी ईवीएम की बात होती है तो वो सबसे पहले आ जाते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी अभी चुनाव हार गई बिहार में, वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो वहां पर उन्होंने ईवीएम को कोसना शुरू किया। उन्होंने लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, दिग्विजय सिंह ने उनकी बात को मतलब रीट्वीट किया, लिखा कि हाँ मेरी तो बहुत ज्यादा इस पे गहन जांच पड़ताल है, आप हमसे संपर्क करिए। अपनी मेल आईडी भी उन्होंने लिख दी वहां पर। आप ईवीएम को कोस तो रहे हैं, आप ईवीएम को लेकर सबूत नहीं ला पा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे। नहीं, जहां पर आपको सबूत देने हैं वहां पर आप सबूत दीजिए, जहां पर आपको लड़ना है वहां पर लड़िए आप। अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए, तो आप एफिडेविट नहीं देंगे, ये कहां की जिद है? आपको लोकतंत्र बचाना है ना, आपको इस देश को बचाना है ना, उसके लिए जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, आप जाते सुप्रीम कोर्ट, आप जाते एफिडेविट लेकर कि हमारे सबूत ये हैं,
आपको कोई फांसी थोड़ी ना चढ़ा देता। आप कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, आप पर जनता विश्वास तब करेगी ना जब आप बिल्कुल लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक बिहार में यात्रा निकाली और 56 दिन तक गायब हो गया, फिर आपको कोई पूछ रहा है। अब ऐसे में क्या लोग ढूंढेंगे ऑप्शन। ममता बनर्जी ने साबित करके दिखाया है, ममता बनर्जी ने अपने राज्य के अंदर दमखम दिखाया है, इसलिए ममता बनर्जी के नाम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और विपक्ष के जो तमाम और लोग हैं उनको भी इससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसमें सुधार करना चाहिए। अगर आप देखिए, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप नेशनल पार्टी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेतृत्व करने के काबिल हो जाते हैं, सीधी सी बात है। और अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको नेतृत्व की अगर कमान दी गई है तो आप उसी हिसाब से करिए। बिहार के अंदर क्या हुआ, आप एंड मौके पर डिसाइड नहीं कर पाए कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको, जबकि आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कोई शत्रप अगर मजबूत है तो उसके बैकअप में खड़े होकर आपको और अपनी ताकत झोंकनी चाहिए। तो आपने जो है उस हिसाब से काम ही नहीं किया। मतलब जो दिखा, जो अब लोग बता रहे हैं नतीजे आने के बाद, नतीजे अच्छे आते हैं तो हो सकता है राहुल गांधी को बहुत तारीफें मिल रही होती, वोट चोरी की बहुत तारीफें हो रही होती कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया। लेकिन अब हार गए हैं तो फिर क्या होगा। ममता बनर्जी के हाथ में, जो कि 26 में चुनाव है, ममता बनर्जी अपना दमखम जिस तरह से दिखा चुकी है 6 चुनाव में, 3 विधानसभा के और 3 लोकसभा के चुनाव में, ममता बनर्जी अपना चुनाव तो बहुत अच्छे से लड़ेंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को अपना जो रूपरेखा कैसी रखनी है, इसको अगर ध्यान में रखना है तो एक बहुत गहन मंथन की जरूरत है और नेतृत्व ऐसे हाथ में देना है जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी लाचार नजर आए। ये नजर आए कि हाँ, इन्होंने हराया था, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। देखिए, अभी 2029 बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे विधानसभा के चुनाव होने, उसमें अगर विपक्ष जीतता रहा तभी 29 की एक भूमिका बन पाएगी। नहीं तो बिहार जैसा हालात होते रहे, महाराष्ट्र जैसे हालात होते रहे और आप यही कहेंगे कि भाई हरियाणा में तो वोट चोरी हो गई, हम इतने हजार वोटों से हार गए, आज सबूत ला के सामने रखेंगे। फिर ज्ञानेश गुप्ता जी, अभी तक जवाब नहीं आया। आपकी बातों को कितना सीरियस लिया जा रहा है इसी बात से समझिए ना। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शुरुआत में, 10 दिनों के बाद उसका जवाब आया था, आपसे एफिडेविट मांगा गया, आपने कहा हम एफिडेविट नहीं देंगे। क्या ही हुआ, उसका क्या असर हुआ? अब आपने एक बार फिर से हरियाणा की फाइल्स खोली, एच फाइल्स, अब नाम कुछ भी दे दीजिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हजारों लाखों व्यूज बटोर लीजिए, लेकिन उससे क्या होने वाला है? जो इंस्टीट्यूशंस पर हमले हो रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, उन हमलों को क्या रोका जा पा रहा है? और अगर नहीं रोका जा पा रहा है तो नेतृत्व बदलने की जरूरत है। मुझे भी ऐसा लगता है और तमाम ऐसे लोगों को लगता है जो ये चाहते हैं कि हाँ, विपक्ष ऐसी भूमिका में होना चाहिए कि सत्ता पक्ष जो है अपने हद में रहे और जो काम उसे असल में करना चाहिए वो करे। तो बिल्कुल, जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि 2011 से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा कायम है। ममता बनर्जी के आगे मोदी के चाणक्य की सारी चाणक्य नीति फेल हो जाती है। 15 साल से टीएमसी भाजपा पर भारी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ही ऐसी नेता हैं जो भाजपा को धूल चटा सकती है, इसलिए उनकी मांग तेज हो गई है। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।